बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजम साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे ख़वातीन और हज़रात। और उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। गर्मी थी वीकेंड पे, लेकिन आज से मतला अब्रालूद है इस्लामाबाद में और तकरीबन अगला पूरा हफ्ता बारिश का दिखा रहा है। अब ऐसा होता या नहीं होता ये तो हमें आज शाम से पता लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी हवाएं चल रही हैं। उस तरीके से नमी का तनासुब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अपने आप को महफूज रखें और मानसून की बारिशों में अपना ख़ास ख्याल रखें। और उससे बढ़कर भी ये मच्छर और ये बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े इस मौसम में बाहर आ जाते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि आपके किचन में या आपके घर के अंदर अगर ऐसी चीज़ों की मौजूदगी है तो उनको भी ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और स्पेशली बारिशों के दिनों में वैसे भी ख्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है। पिछले वीक हमने आपको एक वाक़या बताया भी था, उसके बावजूद भी कल मैं देख रही थी दोबारा सेम वाक़या रिपीट करने की कोशिश की गई है। दोबारा से नदी में जो है गाड़ी लेके और टिकटॉक बनाने की फिर से कोशिश। इस बार जो है वो गाड़ी ज़्यादा अंदर नहीं गई, बट फ़ोन लेके टिकटॉक के लिए खातिर नदी में ज़रूर गए। ओके सो आपने मेंशन कर दिया, यू नो व्हाट, वो बाद में उन्होंने पूरी, बिकॉज इट्स अ वेरी रिनाउंड फैमिली, विर्क फैमिली। ये इंग्लैंड रिटर्न फैमिली या पंजाब के कोई लोग हैं एंड दे आर वेरी इनटू पंजाबी एंड एवरीथिंग, और वो पंजाब के कल्चर को फ़रोग देने। उन्होंने बाद में उस चीज़ की वीडियो भी बनाई है और बहुत सारे लोगों ने इस बात को सेकंड किया है। वो ये कि वो बोल रहे हैं कि हम जिस जगह पे मौजूद थे, ना हमें किसी वहाँ के लोकल ने बताया, ना किसी और ने हमें बताया कि वो पानी का जोन ऑलरेडी है और उधर पानी नहीं था और हमारी गाड़ी सिंपल खड़ी हुई थी। हम नहीं लेकर गए पानी के अंदर गाड़ी, और वो सैलाबी रेला आया है जिसकी वजह से हमारी पानी में गाड़ी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। बहरहाल जो न्यूज़ चल रही है उसके मुताबिक यही है कि वो लोग पानी में गए हैं। अब सिचुएशन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही पता चल सकती है, लेकिन देखिए ख्याल अपना खुद ही रखना होता है। अब वहाँ बेशक सैलाबी रेला आया है, हम आपको सिर्फ ख्याल रखने को कह रहे हैं। आप ये तो कह नहीं रहे ना कि मतलब आपकी गलती है, पानी की आने की गलती है, लेकिन इंसानी जान कीमती है। हमें उस चीज़ का ख्याल, हमें बस सिर्फ उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और न्यूज़ पहले हमारे पास क्या है। और ख़वातीन और न्यूज़ हमारे पास ये है कि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में शामिल लेवी यानी कि लेवी, इसके अलावा टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन की तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसके मुताबिक एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर मजमूई तौर पर 118.76 रुपए, जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर 110.65 रुपए लेवी, टैक्स और मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की बुनियादी लागत की अगर बात की जाए तो वो 178.77 रुपए बनती है। ताहम हुकूमत ने शहरियों के लिए फी लीटर पेट्रोल की कीमत 297.53 मुकर्रर की है। पेट्रोल पर 70 रुपए 36 पैसे पेट्रोलियम लीवी है, 5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लीवी है, 19 रुपए 33 पैसे कस्टम्स ड्यूटी है, 6 रुपए 86 पैसे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन जो मार्जिन है वो है। इसके अलावा 7 रुपए 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन है और 8 रुपए 64 पैसे डीलर्स मार्जिन शामिल है। और इस तरह कुल मिलाकर फी लीटर हाई स्पीड डीजल की बुनियादी लागत बनती है 198 रुपए 85 पैसे, जबकि हुकूमत ने शहरियों के लिए उसकी कीमत मुकर्रर की हुई है 309 रुपए 50 पैसे। सो यूं मालूम पड़ता है कि दस्तावेजात के मुताबिक हाई स्पीड डीजल पर मजमूई तौर पर 110 रुपए 65 पैसे की लीवी है, टैक्सेस और मुख्तलिफ मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। और ये खबर है जो हमने आप लोगों तक पहुंचाती है। और इस तरीके से पूरे के पूरे पेट्रोलियम की सूरत हाल बनती है कि हम लोग अक्सर ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि जब पेट्रोल आता है तो वो पेट्रोल कैसे उसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, बट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, टैक्सेशन भी इन्वॉल्व होती है, इस वजह से वो 170 का पेट्रोल हमें मिलता है 297 पे जाके। तो मतलब सोचेंगे अगर 100 से 100 कुछ जो है, हाँ आई मीन अब देखें, अब ऐसा कुछ हो रहा है कि ईरान की तरफ से जो पेट्रोल हमें आएगा, जो कहा जा रहा है कि वो इनको पड़ेगा तकरीबन 30-35 डॉलर जो है ना वो फी बैरल, इस टाइप की कोई चीज़ बनाई जा रही है। सो उस सिचुएशन में अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान में डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस फिर नीचे आएंगी। ऑयल प्राइसेस तो नीचे आएंगी, हमारे टैक्स प्राइसेस तो फिर भी वही की वही रहेगी। तो विच मीन्स कि अगर ऑयल हमें सस्ता मिलने भी लगा, बट द पॉइंट इज कि हमारे चूंकि टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो उतने ही का बन जाता है हमें। आपको पता है वैसे हमारे जो अब सपोज जो बिजली का बिल आता है ना, उसमें सिर्फ 5000 के करीब हमारे सिर्फ टैक्स चार्जेस होते हैं। Exactly. और अभी आपको पता है रेस्टोरेंट्स में भी 5% से 8% के जीएसटी मैंने कुछ सुना है 10% भी कहीं पे कहीं हाँ होने लगे। उसमें मैं गया, मैंने जब कार्ड अपना पेंच किया तो मैंने उनसे पूछा तो वो बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल होने लगा, अभी तक नहीं हुआ।
अभी तक हाँ नहीं हुआ, लेकिन अभी 10% तक जाएगा। सो इससे पहले जो हम खुश होते थे ना कि चलो कार्ड यूज कर लेंगे, 5% है, अब खुशी खत्म हो गई है। और नहीं, वो बोल रहे हैं कि कैश के ऊपर मजीद बढ़ रहा है। हाँ, कैश के ऊपर तो मजीद जाहिर है, जब कार्ड पे बढ़ जाएगा तो फिर कैश पे तो बढ़ना ही होता है। लेकिन यही बात है कि वो टैक्सेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कल मैं बैठी बैठी तो ये सोच रही थी कि मैं कह रही थी पहले आज से अगर 4-5 साल पुरानी बात मैं कर लूँ तो 60,000 रुपये में इतना अच्छा महीना निकल जाता था। क्या आपकी सोच है? वही महीना अब 2 लाख रुपए में भी नहीं गुजर रहा। सो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर मैं किधर रह रहा हूँ। कोई इतनी वो वाली आलीशान जिंदगी भी हम नहीं गुजार रहे हैं कि हम कहेंगे खर्चे ही बहुत ज्यादा है। की जो है ना वो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी जो है अब तो 2 लाख रुपए में भी आप अपनी सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज ही पूरी कर सकते हैं। उसमें भी ये नहीं हो सकता कि आप हर महीने कुछ ना कुछ शॉपिंग भी कर लें। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ममालिक में इस वक्त ये चला हुआ है, खासतौर पर अगर हम यूके की बात करें, वहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है इस वक्त। सो ऐसे कुछ कंट्रीज हैं, बट आई गेस के पाकिस्तान में जो है ना समहाउ फिर भी अगर हम खाने की बात करें ना, फूड तो फूड सस्ता है अभी भी। आपको बहुत जगहों पर बहुत ज़्यादा सस्ता खाना मिल जाता है, कपड़े भी सस्ते हैं। इट्स अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में अफोर्डेबिलिटी उसका भी प्रॉब्लम है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम हिसाब लगाएं खाने का और पहनने का, इन 2 चीज़ों का, तो ये कंपैरेटिवली बाकी बहुत सारे ममालिक से जो है वो आपको चीप पड़ता है पाकिस्तान। लेकिन आपको पता है दोबारा से आटे की बोरी की कीमत कितनी हो गई है? 2900 रुपीज़ 20 किलो बोरी की, मतलब 2900 रुपए 20 किलो बोरी की कीमत हो गई है। तो अगर एक घर में सपोज 5 बंदे भी रहते हैं, वो तो जाहिर है प्रॉपर एक टाइम का खाना ही खाते हो, हल्की फुल्की स्नैकिंग वैकिंग तो बेचारों के घर में चलती नहीं है। तो आप सोचें अगर वो मिनिमम भी एक टाइम की 6 रोटियां भी बनाया करें तो 15 दिन भी हार्डली हो ही नहीं सकता कि 15 दिन भी वो 20 किलो आटा जो है वो पूरा हो जाए। और किसी ज़माने में ये भी 1800 और 2100 रुपये होता था। तो मतलब किसी ज़माने में नहीं, करीब की बात कर रही हूँ। तो ये हालात हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे अगली जो हमारे पास खबर है, ओवर द वीकेंड भी आपने देखी होगी, अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। खबर बताते हैं इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए शहीद होने वाले पाक फिजाइया के बहादुर अफसर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कातिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुलजिम साद अब्बासी को थाना खन्ना के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम इस्लामाबाद में 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे। उन्होंने एक मोटरसाइकिल से एक खातून को उतरते देखा जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार खींच रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जिम्मेदार शहरी होने के नाते वापस आए, मोटरसाइकिल के करीब रुके, जिस पर लड़की दूसरी तरफ भाग आई। इसी दौरान मुलजिम साद ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक से बदकलामी शुरू कर दी और फिर फायर कर दिए। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। अल्लाह अकबर। खातून ने पुलिस को ये बताया है कि जी मुलजिम उसका ऑफिस कोलीग था जिसने उसे काम पर साथ ले जाने की पेशकश की थी। मुलजिम रास्ता तब्दील करके कहीं और ले जा रहा था, जिस पर वो इससे जोर आजमा रहा था और फिर ग्रुप कैप्टन आसिम ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए उन्हें तो महफूज कर लिया, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार गए। एग्जैक्टली। इसी तरीके से फिर आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये केस हमारे लिए इंतहाई अहम और चैलेंजिंग था और सुबह 11:21 पर जो है वो ग्रुप कैप्टन आसिम को शहीद किया गया। हाजिर सर्विस ग्रुप कैप्टन का फायरिंग में शहीद होना इंतहाई तशवीशनाक था। इसके ऊपर आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिम और खातून खन्ना के इलाके में रहते थे और एक साथ ड्यूटी पर आते जाते थे और इसी तरीके से मुलजिम साद अब्बासी खातून को पार्क में ले जाना चाहता था, जिस पर उसने मुजाहमत की और मुलजिम की हिवानियत खातून पर आया हुई, जिस पर उसने साथ जाने से जो है वो इनकार किया। उसके बाद उनके दरमियान तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन आसिम ने खातून को मुश्किल में देखकर गाड़ी रोकी। ग्रुप कैप्टन ने मुलजिम और खातून के दरमियान बचाव करवाया। मुलजिम साद ने आगे जाकर फिर यू टर्न लेकर ग्रुप कैप्टन पर फायर किया और वहां से फरार हो गया। और इस तरीके से दैट वाज द होल स्टोरी। और ये अब एक जहनियत है और ये वो जहनियत है जो एक्सपोजर ना होने की वजह से, जहालत होने की वजह से पनपती है। और इस्लामाबाद जैसे इलाके में जहाँ पर किसी को सोच भी नहीं सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हो रही है। अब इसके ऊपर आप जितना मर्जी कसूरवार ठहराएं, अपनी तरफ से बहस मुबाहिसा करें कि मुल्क की सिक्योरिटी ऐसी है, पुलिस काम नहीं करती, ये है वो है, लेकिन ये ज़हनी नशोनुमा का मसला है। घर से भी तरबियत कोई हासिल होती है और अगर आप अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ नहीं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते कि उनका कहाँ पर आना जाना है, किससे मिलना जुलना है, वो बच्चे हमारे कैसे हैं, तो फिर इस किस्म के रिज़ल्ट्स निकलते हैं। तो जहाँ पर स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि एजुकेशन फ़राहम करना,
वहीं पर घर वालों की जिम्मेदारी है अच्छी तरबियत भी फराहम करना। और ये क्रैक हेड्स होते हैं, और उसने 21 साल की उम्र में इतना इंतहाई कदम कैसे उठा लिया, उसके जो भी मसला था और जितनी ज़्यादा मर्जी उसके साथ जो है उसकी तकरार थी, जो मर्जी लेन देन था उनका आपस में, लेकिन क्या ये बात बनती थी कि एक शख्स अगर कोई आकर बचा रहा हो और दूसरी तरफ से आप जाकर उसके ऊपर फायर कर रहे हैं, और फिर फायर भी एक सेफ्टी फायर होता है, एक बच बचाव के लिए फायर होता है, और अगर आपने फायर करना भी है किसी को डराने धमकाने के लिए, हवाई फायर होता है, या आप उसकी टांग पे गोली मारे, आप डायरेक्ट एक बंदे की जान ले रहे हैं, जो कि एक एसेट है, और एसेट भी पाक फ़िज़ाइया का एक मुल्क का एसेट है, एंड ही वाज सर्विंग एज द फुल कर्नल। आई मीन इससे ज़्यादा तशवीशनाक हो नहीं सकती सूरत हाल, और नो डाउट पाक फ़िज़ाइया के लिए और पूरी कौम के लिए इस लिहाज से बहुत ये रंजीदा दिन है या कि एक ग्रुप कैप्टन जो है वो हाजिर सर्विस ग्रुप कैप्टन को इसी तरीके से दिन दिहाड़े मार के कोई भी चला जाता है। वो जो हमारे मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर हैं, तो अगर उन्हीं का तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं देख पा रहे हैं और हालात इस तरह आगे बढ़ रहे हैं मुल्क में, तो फिर एक आम आदमी अपनी सिक्योरिटी को लेकर ज़ाहिर क्या ही सोच सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश हुई है 2026 की। या पाकिस्तानी गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए तरक्की और सरमायाकारी का नया बाब खुले। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और बरामदात के फ़रोग के लिए अहम इक़दाम जारी थे, और इसी वजह से 32वीं टेक्सटाइल इंटरनेशनल नुमाइश और कॉन्फ्रेंसेस 4 से 6 जुलाई 2026 तक लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक़िद होगी। जनूबी एशिया की ये सबसे बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी नुमाइश होगी, जिसमें SIFC और ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम होगी। नुमाइश में 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स, 425 से ज़ायद कंपनियाँ और 57 से ज़ायद तिजारती शुरका शिरकत करेंगे, जबकि टेक्सटाइल एशिया 2026 में 8 से ज़ायद ममालिक, जिनमें चीन है, तुर्किया, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, मलेशिया और रूस समेत दीगर ममालिक शिरकत करेंगे। टेक्सटाइल एशिया 2026 जदीद टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन, बरामदात और सन्नती तजद्दुद के फ़रोग का एक अहम प्लेटफॉर्म भी बनेगी। ये एक ऐसी टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2.0 में आलमी माहिरीन की जो ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, काबिल जदीद तवानाई, आलमी रुझानात और दीगर चीज़ों पर भी तबादला ख्याल होगा। टेक्सटाइल वैल्यू चीन से मुतल्लिक 8 खुसूसी बैनुल-अक़वामी नुमाइशों में जदीद मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, केमिकल्स और पायदार हल पेश किए जाएंगे। नुमाइश से गैर मुल्की सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, कारोबारी शराकतदारी और बरामदी सलाहियत में इजाफे के नए मौके भी पैदा होंगे। टेक्सटाइल एशिया 2026 पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत को जदीद टेक्नोलॉजी, आलमी सरमायाकारी और पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। SIFC के ताउन से सनतों में जदीद तब्दीली पाकिस्तान की वैल्यू एडेड टेक्सटाइल को मजबूत बना रही है। एग्जैक्टली ये बहुत ज़रूरी था। SIFC जहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है, वहीं पर काम करते हुए इन चीज़ों को मेक श्योर करना कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल, और उसको मजबूत करने के लिए ऐसे इकदाम खुशाइंद हैं। आगे बढ़ते हैं। पता है उस दिन मैं देख रही थी हमारी टेक्सटाइल है, उससे ही मुझे याद आया, उस दिन एक रील बनी थी, उसमें मैं देख रही थी खातून होती है तो वो टीवी पे फुटबॉल मैचेस देख रही होती है, फीफा वर्ल्ड कप चूंकि चल रहा है, सो वो बिला वजह ही यूं कर रही होती है। उसका हस्बैंड आके उसको कहता है किसको देख के करी, कहते पाकिस्तान, तो आगे कहते पाकिस्तान की टीम ही कोई नहीं है, कहते हाँ लेकिन सारे फुटबॉल तो हमारे हैं, जितनी देर हवा में फुटबॉल होता है मैं नारेबाजी लगाती हूँ। सो हम इसी पे खुश हो जाते हैं, लेकिन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाकई में बहुत मुफीद साबित हो सकती है अगर हम उस पर काम करें। आगे ख़वातीन और हज़रात, रावलपिंडी के अंदर एक वाक़या पेश आया था जिसमें कैदी जो है वो वैन से फरार हो गए थे, और तकरीबन 14 कैदी थे जिनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी पुलिस ने जो है वो अदालती पेशी के दौरान ये कैदी वैन से फरार होने का वाक़या था, जबकि इनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस की जानिब से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कैदी वैन से फरार हवालातियों के लिए गिरफ्तारी के लिए रावलपिंडी पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल करते हुए तमाम 14 हवालातियों को दोबारा गिरफ्तार किया है। आखिरी मफरूर हवालाती असद को कल हिरासत में लिया गया, और बयान में ये भी बताया गया कि रावलपिंडी पुलिस की खुसूसी टीमों ने ये वाक़े के फौरी जो है वो करते हुए कामयाबी हासिल की है। और ये मेरा ख्याल है कि इस तरीके से आई डोंट नो कैसे हुआ होगा, लेकिन दोबारा से या एग्जैक्टली एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या है कि आखिर ये हुआ कैसे, और एक दो भी नहीं मतलब 14 कैदी, और फिर वैन में उन्होंने मिर्ची पाउडर जो है वो पुलिस वालों की आंखों में डाला और वहां से फरार। या सो उस पे ये भी सवाल उठता है कि आखिर वैन में बैठे हुए उनके पास मिर्ची पाउडर कहाँ से है, विच मीन्स या तो वो जो है वो उसी अमले में काम करते थे जो खाना बनाते हैं किचन में, या फिर
उसकी उनके इस प्लान में, प्री प्लान में कोई और शामिल था जिन्होंने वो उनको मुहैया किया था। अब ये बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें नहीं बताए गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। लेकिन बहरहाल वो 14 के 14 जो मफरूर हवालाती थे वो वापस अब पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। लेकिन वैसे ऐसे वाक़े होने नहीं चाहिए। काफी फिल्म वाली सिचुएशन लगती है कि इन्होंने भी जरूर कोई ना कोई जो है वो फिल्म देख के ही इससे निकाला होगा कि इस तरह हम भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अगली हमारे पास जो खबर है वो ईरान सुप्रीम लीडर के बारे में है। ईरान सुप्रीम लीडर के कातलों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये कहना है ईरानी आर्मी चीफ का। ईरान की फौज के कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि सुप्रीम लीडर की शहीद करने वालों को ये जान लेना चाहिए कि ईरानी कौम और मुसल्लह फौज उन्हें अंजाम तक पहुंचाने से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी और इनसे हिसाब लेंगे। ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फौज के कमांडर मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, वकार, आज़ादी और सरबुलंदी के रास्ते का तयन किया था और इस रास्ते पर कौम की रहनुमाई के लिए तमाम ज़रूर बुनियाद भी फराहम की थी। उन्होंने कहा कि मुसल्लह फ़ौज के लिए आयतुल्लाह ख़ामेनी की क़यादत में खिदमत करना बाइस एजाज़ रहा है। और डेफिनेटली मेजर जनरल अमीर हातमी ने नए सुप्रीम लीडर से मुलाकात का जिक्र करते हुए भी कहा कि जिस दिन मुझे अपने लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी की खिदमत में हाज़िरी का मौका मिला तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जिन लोगों ने ये जुर्म किए उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम ईरानी कौम है और हम इन सब चीज़ों का जो है वो हिसाब लिए बगैर कभी भी जो है वो नहीं बैठेंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे। और ये वो रेजिलियंस है जो ईरान ने शो किया और ईरान ने दिखाया है भाई कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और इसी तरीके से ईरान में जनाब अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा में तेहरान मेट्रो का नया रिकॉर्ड बना है। 70 लाख से ज़ायद अफराद ने सफ़र किया है और ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा में बहुत सारे ममालिक ने शिरकत की है। गैर मामूली रश देखने में आया है जहाँ चंद घंटों के दौरान 70 लाख से ज़ायद अफराद ने सफ़र किया है। और ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी है, ठीक है, तस्नीम न्यूज़, उसके मुताबिक हफ्ते की शाम 5:30 बजे इतवार की सुबह 7 बजे तक तकरीबन तेहरान मेट्रो के जरिए 70 लाख से ज़्यादा अफराद ने सफ़र किया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात में लाखों अफराद की शिरकत के पेश नज़र हुकाम ने शहरियों को हिदायत दी थी कि वो निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो सिस्टम इस्तेमाल करें ताकि पार्किंग की उनको टेंशन न पेश आए। तो इसी तरीके से तेहरान में मेट्रो इंतजामिया ने इस मौके पर इजाफी ट्रेनें भी चलाई थी ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। और नो डाउट एक मैंने इतना अच्छा किसी का फेयरवेल जो है ऑर्गेनाइज नहीं देखा जहाँ पर 100 ममालिक ने शिरकत की हो। मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पर गए हैं, मुख्तलिफ हिंदू वहाँ पर जा रहे हैं, मैंने ये देखा है। इंडिया से बहुत लोग वहाँ पर शिरकत करने के लिए गए हैं। एंड वन मोर थिंग, आखिरी इस किस्म का कोई फिनरल अगर मैंने देखा तो वो क्वीन एलिज़ाबेथ का था कि उनको इतने पुरतपाक तरीके से दफनाया गया। और फिर मैं देख रहा हूँ कि शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी का है और उनके अहले खाना का है। वो छोटी सी बच्ची ज़हरा जो है चंद साल की, और वो जिस तरीके से उसका भी छोटा सा कफन लेकर आ रहे थे। सो ये एक फैमिली थी पूरी। और आप सोचें कि मौजूदा जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा ख़ामेनी, उनकी वालिदा, उनके वालिद, उनकी वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची, ये सब के सब जो है इस वॉर की नज़र हो गए हैं। सो जहाँ पर बहुत सारे लोगों के ना प्यारे खो जाते हैं, उसमें एक और ये हमें चीज़ ईरान में देखने को मिलती है कि सिर्फ वो मिनाब की बच्चियाँ या बाकी ईरान के शहरों में जहाँ जहाँ पर धमाके हुए वो लोग नहीं गए, बल्कि उनकी टॉप लीडरशिप जो है उनकी फैमिली भी डैमेज हुई है। वो खुद टॉप लीडर भी चला गया, लेकिन उसके अंडर जो है जो उनके बच्चे थे, उनके पोते थे, वो भी चली गई। और अब के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर है उनको क्या फील होता होगा और वो कैसे इससे अपना आप रिलेट करते होंगे कि एक जंग ने उनके घर को भी जो है वो उजाड़ कर रख दिया। फिर उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र अली लारिजानी, वो अगेन बहुत एक हिम्मत वाले, एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक इंसान थे, उनकी भी शहादत हो गई। और सबसे अच्छी बात ये कि इन लोगों के जब बैंक बैलेंस और जो इनकी चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बारे में जब आपको पता लगता है तो बहुत ज़्यादा होता है। एंड यू नो व्हाट, ये 2 शख्सियात हैं। एक हैं आयतुल्लाह अली मोहम्मद हुसैन ख़ामेनी और दूसरे जो शख्सियत है उनका भी नाम अली मोहम्मद हुसैन है, बट ही इज़ आयतुल्लाह अली मोहम्मद हुसैन सिस्तानी। सो आयतुल्लाह सिस्तानी उन्हें कहा जाता है। मोस्टली पाकिस्तान में अहले तशय्युअ जो हैं ये आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे को फॉलो करते हैं। वो इराक से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान का एक इलाका है सिस्तान जहाँ से उनका बेसिकली ताल्लुक़ था, तो वो उसको करते हैं। और दूसरी तरफ जो इनके सुप्रीम लीडर थे वो ख़ामेनी थे। सो ये दोनों जो शख्सियात हैं इनके अगर आप ज़रा जाके माली गोशवारे देखें, आयतुल्लाह सिस्तानी आज दिन तक इराक
इराक़ के अंदर सुप्रीम पावर होने के बावजूद एक किराए के घर में रहते हैं। उनके मालिक मकान ने उनको बोला कि मैं ये घर आपके नाम करना चाहता हूँ। ही वॉज लाइक कि नहीं, मैं नहीं लूँगा। उन्होंने बोला नहीं, आपने बहुत खिदमत की है दीन की, इस वजह से मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। आपके आगे बच्चे हैं, ये है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे अगर इतने काबिल होंगे तो वो अपने लिए खुद अपना कुछ बना लेंगे। फिर उस दिन मैं आयतुल्लाह खामनाई का एक खुतबा सुन रहा था और उसमें वो मेंबर पर जो जब जाने लगे थे तो उस वक्त जब वो जूतियाँ उतार रहे थे अपनी, तो वो जूतियाँ जो थी उनमें से उसके ऊपर यूँ मैंने देखा तो वो टूटी हुई जूती थी। सो ये सिचुएशन है और ये वजाहत है इस तरीके से कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं की खातिर, हाँ, अपनी आवाम की खातिर आपने जब अपने मफाद को हटाकर आपने आवाम का, मुल्क का मफाद सोचना होता है तो फिर उसके रास्ते में कुछ नहीं आता, ऐसे बनती हैं, कोई भूल चूक भी नहीं होती आपसे, या कौमें ऐसे नहीं बनती। और दूसरी मैंने भी ये भी देखा कि ट्रम्प का ये सामने आया है कि जो उन्होंने कहा है कि मुझे तो लगता था कि वहाँ पे लोग बड़े खुश होंगे या क्योंकि पीपल हेट आयतुल्लाह खामेनी। ट्रम्प है सच्चा वैसे, हाँ, जो फील करता है बोल देता है। जो जैसे उसको लगता है ना कि हाँ मैं ये ऐसा फील कर रहा हूँ तो वो बोल भी लेते हैं। मतलब उसको ये नहीं होता कि अच्छा ये बोलना चाहिए मुझे कि नहीं, वो बस बोल लेता है। तो उसका सामने आया है कि जो मुझे तो लग रहा था कि ईरान के लोग जो है वो आयतुल्लाह खामेनी से बड़े तंग हैं, उससे बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन इतना रोता देख के तो अब मुझे भी बुरा लग रहा है कि लोग उससे इतना प्यार करते थे। सो आई थिंक ये होती है एक ना कि आपकी वैल्यू का पता चलता है कि आपकी आवाम आपसे कितना प्यार करती है। लेकिन वैसे ईरान अमेरिका के जो सेकंड फेज ऑफ टॉक है, पाकिस्तान में जो सेकंड फेज ऑफ टॉक है उसकी भी बातचीत चल रही है कि शायद 11 जुलाई से दोबारा पाकिस्तान में शुरू होगा। अब वो शुरू होगा कि नहीं होगा और क्या सामने आएगा, ये जब वक्त आएगा तो ही हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं इंडोनेशिया में एक वाकया सामने आया है। उस वाकया क्या है ये आपको बताते हैं। बार बार चोरी कर रहा था एक मुल्जिम, यानी कि चोर, और बार बार चोरी से तंग आकर मालिक मकान ने मुसलमान को खुद खुद ही पकड़ना जो है वो ज्यादा बेहतर समझा और पकड़कर फिर उनको टेप में लपेट दिया। बार बार की चोरी चकारी से तंग आकर एक इंडोनेशियन जो है घर के मालिक ने पड़ोसियों के साथ मिलकर जाल बिछाकर चोरों को पकड़ लिया और उनको के गिर्द एक टेप बांधकर उन्हें कार्टूनी किरदारों का भेस दे दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है ये वीडियो और इसमें जो है देखा जा रहा है कि घर के मालिक ने पड़ोसियों के साथ बैठे हुए 4 मुश्तबाद और अंदाजों को कामयाबी से उसके कान भी जो है ना वो कार्टून बनाया है और दूसरी चीज मम्मी की तरह लपेट के सही किया। वैसे कुछ डिफरेंट, अनोखा और मुनफरिद जो है ना। अब इस पे दो किस्म के तासुर पाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे ये कहना है कि नहीं ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात है, जबकि दूसरी जानब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया है क्योंकि इससे एक कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है उसका पता चलता है। अब लेकिन उनका ये कहना है कि जाहिर है जब आपको कानून की तरफ से नहीं मिल रहा हो तहफ़्फ़ुज़ तो फिर आपको हाथ में लेना ही पड़ता है। सो उन्होंने सिर्फ उनको आई थिंक दिखाया ही है सोशल मीडिया पे, उनके साथ कोई तशद्दुद नहीं किया जा रहा। और आई थिंक चोर को पकड़ना तो एक ख्याल से सही बात है। हाँ, तो ये लेकिन जो इससे हमें सबक मिलता है वो ये मिलता है कि अगर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो, आपका एक दूसरे के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप की दुनिया में, जहां पर इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से शिकस्त दी है पेनल्टी शूटआउट में और मिस्र ने अपनी फतह जो है वो नाम कर दी है फ़लस्तीन की। पेनल्टी शूटआउट में 4-2 का मुकाबला था और शिकस्त देकर पहली मरतबा नॉकआउट मरहले में कामयाबी जो है वो हासिल की है इन्होंने। मुकर्ररा वक्त और इजाफी वक्त के अख्ताम पर दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला 1-1 से बराबर था, जिसके बाद फैसला पेनल्टीज पर होना था। पेनल्टी शूटआउट में हसाम अब्दुल मजीद ने फैसला कुन किक स्कोर की, जबकि ऑस्ट्रेलिया के हैरी साउचर और लुकास हेरिंगटन अपनी पेनल्टीज ज़ाया कर बैठे। मिस्र के कोच हसाम हसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम के वर्ल्ड कप में नॉकआउट जीत को फ़लस्तीनी अवाम के नाम वक्फ किया है एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और उन्होंने पूरी रात जश्न मनाया है, बहुत ही मैंने सुना है अमेजिंग किस्म का और एक तारीखी जश्न जो है उन्होंने मनाया है, लेकिन बनता था। और ये सबसे अच्छी जो बात है एक पीस का मैसेज गया है कि उन्होंने अपनी जो फतह है वो बेसिकली फ़लस्तीन के नाम की है। फीफा वर्ल्ड कप से ही हमारे पास दूसरी खबर है, नॉर्वे के हाथों शिकस्त के बाद ब्राज़ील चूंकि डिसअपॉइंटेड हो गई है। सो ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर है नेमार, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के हाथों शिकस्त के बाद ब्राज़ील के स्टार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। न्यू जर्सी में खेले गए मैच में नॉर्वे ने 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राज़ील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि ब्राज़ील का इवेंट में
सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ। वैसे मैं अगर फुटबॉल में जानती हूँ तो नेमार को जानती हूँ, मेसी को जानती हूँ एंड रोनाल्डो, इन तीनों के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी सऊदी अरब के एक प्लेयर हैं मोहम्मद सलाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल से मैं इतना फुटबॉल देखती भी नहीं हूँ, इंटरेस्ट मैं भी बहुत कम लोगों को जानता हूँ, लेकिन सलाह इज अ फेमस वन। सो लेट्स टेक अ ब्रेक जी ख़वातीन और हज़रात, हमारा पहला सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुँचता है। ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोग्राम को। कहीं मत जाए, हमारे साथ। ख़वातीन और हज़रात, साफ़ सुथरा माहौल किसी भी महज़्ज़ब माशरे की पहचान और अवामी सेहत की ज़मानत होता है। पंजाब में इसी तरीके से शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए एक जानिब वासा जो है वो साफ़ पानी की फराहमी को मुमकिन बना रहे, वहीं पर सीवरेज, निकासियाब और बारिशी पानी जो है उसके निज़ाम को भी मौसर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए काम किया जा रहा है। और ऑन दी अदर हैंड, साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के ज़रिए शहरों और देहातों में सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, डोर टू डोर कचरा उठाने और जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम के ज़रिए माहौल को बेहतर बनाया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि इन मंसूबों की अमली पेशरफ्त क्या है, अवाम को किन सहूलियात का फ़ायदा पहुँच रहा है, मुस्तकबिल में पंजाब को मज़ीद साफ़ सुथरा और सरसब्ज़ और माहौल दोस्त बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अब वासा की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है और शहरियों को सबसे बड़े किन किन के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इससे बढ़कर भी मैं एक अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि पंजाब गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट का जो ये सेटअप है, इसके साथ मैंने भी कुछ अर्सा काम किया, इनके इवेंट होस्ट किए, एंड आई गॉट टू नो कि रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और ऐसे छोटे शहरों में निकासी आपके पानी के हवाले से, गैस के नए मीटर्स लगाने के हवाले से और ख़ास तौर पर पानी के मौसर इस्तेमाल के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जिनमें एक ये भी स्कीम है कि डैम का सरफेस वाटर क्लीन किया जाएगा ताकि आप लोग ज़्यादा पानी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इन तमाम चीज़ों को कवर करती हैं। ही इज़ जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट हैं एम न्यूज़ के। हमारे साथ मौजूद हैं जीजान डार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू वीडियो लिंक। अस्सलाम वालेकुम जीजान, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जीजान, इस वक्त सिचुएशन हम देखें तो बहुत सारा काम हो रहा है, वासा की बुनियादी जिम्मेदारियाँ भी ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा, और इस वक्त ये बताइएगा कि वासा ने अभी तक क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं इस टेन्योर में स्पेसिफिकली। सबसे पहले आपको मीटर से बहुत बहुत अस्सलाम और एम न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वासा का जो बुनियादी काम है वो क्या है। वासा इस वक्त गुजरात के अंदर अगर देखा जाए तो शहरियों को साफ़ पानी की फरहमी और उसके बाद सीवरेज लाइनों की सफाई और फिर उसके बाद देखा जाए तो घरों के अंदर और बाहर गली मोहल्लों में खड़ा गंदा पानी जो सा है उसको निकालने के लिए ये वासा का एक इदारा जो सा है इसके ऊपर मुसलसल काम कर रहा है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वासा ने आज से 7 माह पहले कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किए वो मैं आपको बड़े तफसील से बताऊंगा, लेकिन इसके पीछे भी एक पहले हिस्ट्री मौजूद है। वो हिस्ट्री कौन सी है कि 1 साल कबल गुजरात जो है वो 4 से 5 फुट पानी के अंदर डूबा हुआ था। तो वज़ीर आला पंजाब को खुद गुजरात का विजिट करना पड़ा। उन्होंने देखा जब इसकी सूरत हाल, तो उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है, इतना बुसीदा निज़ाम है कि 40-50 साल यानी कि पहले उसका सीवरेज लाइन डाली गई थी, उसके बाद सीवरेज के ऊपर काम ही नहीं किया गया था। यहाँ पर मैं अगर आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर वज़ीर आज़म भी गुजरे हैं गुजरात से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर वफाकी वज़रा भी रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ कागजी काम तक महदूद काम किया, अमली काम उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब से मरियम नवाज आई हैं, मरियम नवाज ने आकर फौरन गुजरात को 17.3 बिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। उसके अंदर मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि ये
काम वासा कैसे कर रही है। अगर देखा जाए तो मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलता हूँ, गुजरात का जो इस वक्त वाटर टेबल है वो 4 फुट पर मुहित है। सबसे पहली बात तो ये होगी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो जो मरियम नवाज ने हमारे गुजरात के लिए 17.3 बिलियन का जो पैकेज दिया है, उसका जो टेंडर्स हैं और उसका जो वर्क पेपर है वो मुकम्मल तौर पर लाहौर से जारी हुआ, और उसका जो क्या कहते हैं ठेकेदार जो काम करने वाले हैं उनको भी लाहौर से हायर किया गया। और इसके ऊपर नेस्पाक जोन सी है वो कंसल्टेट कर रही है, और जो इंस्ट्रक्टर है वो यानी कि उसकी नो लिमिट्स, कोई उसकी लिमिट्स नहीं है, वो खुल के काम कर रहे हैं, क्योंकि पीछे से मरियम नवाज इसको मुकम्मल काम को देख रही हैं और जो सूबाई वज़ीर हैं वो भी इस काम को देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो सबसे खास, अभी मैं अपने नाजरीन को ये बात बताने लगा हूँ कि पानी को जो पिछले दिनों में सैलाब आया था उसको इन्होंने कैसे रोकना है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब ने गुजरात के अंदर सबसे पहले ज़हूर लाई स्टेडियम के अंदर एक बड़ा डिस्पोजल बनाया है। उसके अंदर जो मैंने 100 क्यूसेक पानी जमा होगा, सैलाबी पानी जो सा होगा उसको जमा किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो सा मदीना सजदा के अंदर 40 क्यूसेक का डिस्पोजल बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी बंद से लुराए चौक तक 2 किलोमीटर का ये CRC बॉक्स ड्रेन 6 फुट का, जो हमारी यानी कि जो वासा की डिफेंस लाइन है, जहाँ से सैलाब आता है वहाँ से पानी जोन सा है वो किधर जाएगा, वो हेल्सी नाले में जाएगा। पहले जोन सा था ये सिस्टम नहीं था, अब ये सिस्टम वासा जोन सा इस काम को बड़ा तेजी से कर रहा है कि जो शहर की तरफ सैलाब है उसको रोका जाए। फिर उसके बाद हम आपको ये भी बताते हैं कि वासा ने एक जो सबसे अहम जो काम किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जलालपुर जट्टा के अंदर जो सा है एक फोर्स ड्रेन 1200 mm की अभी उन्होंने जो डाली है। फिर उसके बाद 11,400 फुट की जो एक बहुत बड़ा वो भी पाइप है जो पानी सीधा हेल्सी नाले में इसको धकेलेगा। उसका भी एक काम जो सा है आखिरी मोहल्ला में दाखिल हो चुका है। वो 2 वीक्स तक उसको 2 वीक्स के अंदर उसको खत्म कर दिया जाएगा। जिजान, ये बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है साफ सुथरा पंजाब के तहत, सफाई के निज़ाम और उसकी एक्टिविटी क्या चल रही है वो ज़रा बताइए। और सिर्फ गुजरात रीजन की बात नहीं करें, ज़रा थोड़ा ऑल अराउंड पंजाब की बात बताएं। और सिर्फ जो आपने सफाई, जो पानी, साफ पानी की बात की है, इसके अलावा सफाई के निज़ाम में क्या तब्दीलियाँ आई हैं वो बताइए। जी मैडम, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। वासा का एक जो सा ना सेंट्रलाइज सिस्टम है। आप वासा को शिकायत करेंगे तो वासा का जो अमला है वो घंटे में, या जैसे एक काम की नवैयत कैसी, आपकी काम की नवैयत को देखते हुए वो फौरन आपके पास आ जाते हैं। लेकिन वासा को अभी टाइम लगेगा शहर की सूरत हाल को बेहतर करते हुए। अभी उनको बहुत टाइम लगेगा। ये इतना आसान काम नहीं है कि 78 साल का जो गंद है वो 1 साल या 2 साल में खत्म हो जाए। ये काफी डिफिकल्ट मुश्किल काम लग रहा है। अगेन हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं, सिर्फ शहर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पंजाब का ओवरव्यू आप हमें बताएं कि पूरे पंजाब में क्या इसी तेज रफ्तारी से, जिस तरह आपने जदीद मशीनरी का जिक्र हमसे किया और डिजिटल मॉनिटरिंग के तहत, ये सारा काम जो है वो पूरे पंजाब में इसी तहत तेज रफ्तारी से हो रहा है, या सिर्फ और सिर्फ आप जिस स्पेसिफिक गुजरात की बात कर रहे हैं वही हो रहा है? जी मैडम, आपको ये बताता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब का ये जो प्रोजेक्ट है ये 14 अजला में इसको अभी तक जो है वो सेंट्रलाइज किया गया है। वो जहाँ पर हुकूमत समझती है कि यहाँ पर वासा को काम करना चाहिए, कुछ जनूबी पंजाब की एरियाज भी हैं, वहाँ पे भी वासा काम कर रही है, वासा की टीमें काम कर रही हैं। उसके बाद मशीन, अच्छा दूसरी बात आपको ये बताता हूँ, वासा के पास एक चीज़ की कमी है। एक तो अमला उनके पास बहुत कम है और दूसरा मशीनरी जोन है उनके पास बहुत कम है। तो क्योंकि ये पानी जोन है कुदरती आफात होता है और पानी को रोकना हमारे पास की बात तो नहीं होता, लेकिन ये पानी जोन सा है
ये ना सिर्फ हमारे शहर को डुबोता है बल्कि हमारे घरों को और हमारे आसपास जितने भी एरियाज उन सबको डुबो देता है। उसको निकालते हुए कम से कम हमें काफी दिन भी लग जाते हैं। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि आपने कहा कि कमी है स्टाफ की, कमी क्यों है? लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि इवन एम्बुलेंस जब जा रही थी तब भी कमी नजर आई थी। जो फायर ब्रिगेड्स जा रहे थे, जो वाकया हुआ था गुल प्लाजा में, तब भी हमें बेसिकली स्टाफ की कमी की वजह से ही उस पर 2 दिन तक तो काबू ही नहीं पाया जा सका। सो ये स्टाफ की कमी क्यों रहती है? आपने कहा अच्छा खासा बजट तो इसके लिए मुख्तस किया गया है, तो फिर स्टाफ की कमी क्यों है? क्या वेल ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है या फिर जो है स्टाफ पे इतना फोकस नहीं है? फिर आपने कहा कि मशीनरी की भी कमी है, तो फिर आखिर पूरा क्या चीज़ है? अच्छा मैडम, मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ, वासा ने ये वासा का क्याम जो सा है ये कैसे इसको लाया गया। पहले था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, जो यानी कि हमारे एक आसान लफ्जों में जो पक्के लोग समझे जाते हैं, जो परमानेंट लोग समझे जाते हैं, उनको वासा के अंदर ले जाया गया। क्योंकि हुकूमत पंजाब के पास इतना फंड्स जो है वो इसके लिए नहीं होता कि वो जॉब्स जो सी हैं उसको हायर किया जाए। हुकूमत पंजाब समझती है कि कम से कम लोगों के अंदर ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे लगाए जाएं। ये तो इंतहाई बेवकूफ़ी है हुकूमत पंजाब की, फिर अगर वो ऐसा समझती है, क्योंकि लोगों को तो लाना चाहिए, लोगों से ही काम लेना चाहिए और जॉब्स क्रिएशन के लिए ही ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। और साफ सुथरा पंजाब एक अच्छा काम है जिसके तहत बहुत सारे लोगों की जहाँ पर मदद हो रही है वहीं पर नौकरियां भी मिलनी चाहिए। आपसे मैं अगर ये ही पूछूं, लाहौर में जो परसों हमने एक वाकया देखा था छत वाला, जिसमें बच्चों की डेथ हुई थी, उस वाकये की जो तफसीलात थी, उस इलाके की जो तफसीलात थी, वहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम बिल्कुल ही ना होने के बराबर था। लेकिन जब वहाँ किसी वजीर की आमद का तस्करा हुआ तो उसके बाद वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई और रातों रात 11 बजे के बाद वहाँ पे सफाई भी की गई। सो मैं पूछना चाहूँगी कि इस टाइम पे ये टीमें कहाँ जाती हैं जब पूरे साल वहाँ पे काम नहीं होता? मैडम, आपको ये मैं बताना, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, इसकी मैं थोड़ी तफसीलात आपको बताऊं। साफ सुथरा जो प्रोजेक्ट्स है वो हुकूमत को लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसकी भी कमी है बहुत ज़्यादा। और दूसरी मैं आपको यहाँ पर ये बात भी बताना ज़रूरी समझता हूँ, सिर्फ सफाई का निज़ाम जो सा है वो अमीर शहरों तक महदूद है। अगर जो सूबाई वजीर है वो जब कॉल करेगा अपने निचले अमले को, तो जारी बात है वो वहाँ पर तो सारा अमला मौके पर फौरन पहुँचेगा और उनको पता होता है कहीं हमारी नौकरी चली जाए, सफाई का निज़ाम ठीक ना हो। तो सफाई का निज़ाम जो सा है सिर्फ अमीर शहरों तक महदूद है। अदरवाइज अगर आप दूसरे एरियाज में, शहर गुजरात की बात की जाए, वजीराबाद की बात की जाए, गुजरावाला की बात की जाए, उसके बाद जेलम की बात की जाए, तो वहाँ पर सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतज़ामात हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलता हूँ कि आपने शायद पिछले दिनों में देखा हो कि गुजरावाला में एक शख्स ने खुदकशी की है। उसकी खुदकशी की वजह क्या थी? उसको तो एक तनख्वाह नहीं दी गई, दूसरा जो ऑफिसर का रवैया था वो बड़ा वो बड़ा अजीब सा रवैया था, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकशी कर ली। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सुजान साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है ना ये वासा सिर्फ क्या पानी के ऊपर काम कर रहा है? और आप कह रहे हैं कि वासा एक्टिव फिर भी है, ये साफ़ सुथरा पंजाब जो है, ये आपने गुजरात का भी मेंशन किया और नो डाउट गुजरात में मैं भी जब विज़िट करता हूँ तो ये सारा शहीन चौक वाला जो इलाका सारा बनता है, स्टाफ गले वाला सारा इलाका बनता है, ये इंतहाई गंदा इलाका है। और यहाँ पर जब पानी, आप बारिश का जिक्र कर रहे हैं, जब बारिश आती है तो उसके बाद तकरीबन 4-5 फुट पानी जो है वो निकासी आब नहीं निकलता वहाँ से। वहाँ पर ऐसे कब्रिस्तान हैं जो कचरे के ढेर बन चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वहाँ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या जो भी रह चुके हैं, और आज भी उनके भतीजे भांजे जो है वो एक पार्टी के साथ अलायंस करके बैठे हुए हैं। तो ये लोग वुज़रा जो वहाँ से अभी भी बैठे हुए हैं, तो ये क्या काम कर रहे हैं जब वहाँ पर पानी नहीं है सही, बिजली का निज़ाम सही नहीं है और गंदगी उसी जो प्रोजेक्ट अगर है भी तो उसमें भी वर्कर्स नहीं हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? अच्छा मैडम, आपको ये भी बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं। अगर वासा या सुथरा पंजाब अगर सफाई करते भी हैं तो हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि नाली, अगर कोई कूड़ा वगैरह उठाने नहीं आया तो वो क्या करते हैं कि कूड़े को नाली में फेंक देते हैं।
तो जब एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा उसी एक कूड़ा को नाली के अंदर फेंकेगा तो ब्लॉकेज होगी। तो जब उसकी ब्लॉकेज होगी तो आपका जो सीवरेज सिस्टम है वो सारा बंद हो जाएगा और सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो भी दरम बरम होकर रह जाएगा। तो जो मिनिस्टर्स आपने भी बात की है, चौधरी शाफी हुसैन साहब की और चौधरी सालक साहब की, उनकी टीम के वर्कर्स जो उनसे हैं वो फील्ड में जाके हम वक्त देखते रहते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो वही वाली बात है, देखें जजान साहब, ये तो वही वाली बात है कि जहाँ पर हम कोसते रहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास इतना अरसा सिंध रहा, उन्होंने उधर का बेड़ा गर्क किया, पंजाब नून लीग के पास रहा, उसी तरीके से गुजरात जो है वो काफ लीग के पास रहा और आज भी उनके बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी गुजरात के तो आवाई जो है वो बिगड़ा हुआ है। लेकिन खैर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ख़वातीनो हजरात, सोच समझ के वोट दिया करें। अभी भी गुजरात के अंदर जाएँ तो लोग ऐसे कहते हुए मिलते हैं कि वोट परवेज़ इलाही साहब का है या वोट जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब का है और अब उनके बच्चे जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बच्चे कितने काबिल हैं, कितने काबिल नहीं हैं, इनको वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ज़रा सोच समझ के अपने इलाके, मोहल्ले, गली का जो है वो देख कर जो है ना वो इंतखाब किया करें, अपना सोच के दिया करें और वोट का सही इस्तेमाल करना सीखें। अपना खुद हुक्मरान आप चुनते हैं तो फिर आप किसी के इंतखाब के बाद फिर ये नहीं कह सकते हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये ज्यादती हो रहा है। सो सोच समझ के हर फैसला किया करें। हेडलाइंस के बाद हुआ चाहता है एक ब्रेक, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। उस सेगमेंट में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम मौजू है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आज बेसिकली है वर्ल्ड एड डे। बेसिकली बाहिमी ताउन जो होता है उसका दिन मनाया जा रहा है। बाहिमी ताउन से क्या मुराद है वो हम आपको बताते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में ना बहुत ज़्यादा मशगूल हो गए हैं, बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। हमें अपने इवन मोहल्ले में अपने साथी की भी ज़िंदगी में दखल अंदाजी, शायद हम इसको आप समझते होते हैं, इसलिए बिल्कुल ही परवाह नहीं करते। लेकिन असल में जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका, सलीका करीना जिसको कहते हैं, वो एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे की के साथ अच्छे ताल्लुक़ के साथ रहने, एक जो फलाह का काम होता है, पूरी सोसाइटी को एक साथ लेके चलना होता है, कम्युनिटी को, उसको कहते हैं बाहमी ताउन। लेकिन बहुत कमी नज़र आ रही है, इसलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करनी भी बहुत ज़रूरी है। और अपनी ज़िंदगी, अपनी इंसानी खिदमत, समाजी फलाह और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए वक़्फ़ करने का जो नाम है ना, वो असल में ज़िंदगी गुजारना है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने जिनको आज मदऊ किया है, हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं, वो साबिक मरकज़ी सदर है ह्यूमन राइट्स विंग की और एक मारूफ समाजी कारकुन भी है। उन्होंने मुआशरे की किन महरूमियों पर काम किया है, क्या कमज़ोरियाँ देखी है, क्या कमज़ोर तबकात देखे हैं, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लुबना कुरैशी है, सेंट्रल प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स विंग एंड सोशल एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खैरियत से आप ठीक हैं? आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बेसिकली म्यूचुअल एड डे। इस दिन के हवाले से हमें बताएं, बाहिमी ताउन जब हम बात करते हैं इससे हमारी मुराद क्या है? जी, आज वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट डे है और आई थिंक आई एम वेरी लकी कि आई एम सिटिंग हेयर कि हम इस बात को हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले कि आज का दिन क्या है, इसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि हमें बहुत से दिन आते हैं, लोगों को नहीं पता चलता, अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। आज के दिन की तो बहुत अहमियत है, अगर कोई अहमियत इसको समझे, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, जैसे मैं यहाँ आई हूँ, मैं अगर आपके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन ना होता तो मैं यहाँ तक ना पहुँच सकती। मैं आने के लिए बात करनी पड़ती है। तो इसी तरह हमें एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को उनके राइट्स बताने के लिए आपस में हमें कनेक्ट रहना चाहिए। और वो कनेक्शन अगर नहीं होगा तो फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने क्या करना है।
कुछ भी गलत हो सकता है, कोई डिज़ास्टर हो सकता है, कोई मिसहैप हो सकता है, हमारी नेबर्स में क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलता। वैसे भी इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, लोग हर वक्त कंप्यूटर, मोबाइल, इन चीज़ों में रहते हैं, अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे। तो जब हम अपने कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने जो हमारे इर्द गिर्द हमने एक सर्कल खींच लिया इस इतनी फास्ट लाइफ में, तो हमें नहीं पता चलेगा हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। और हम जब यही नहीं जान सकेंगे तो हम किसी की हेल्प क्या करेंगे। तो इस दिन की अहमियत को हमें समझना चाहिए और लोगों को भी हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप कोऑपरेट करें और कोऑर्डिनेशन में रहें एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली। तो आपने इन सब के लिए क्या किया, कैसे आगाज़ किया, और ये जो आप कम्युनिटी बिल्डिंग की बात कर रही हैं इसके लिए आप पर्सनली अपनी हैसियत में क्या क्या चीज़ें कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, पर्सनली तो हमने वाकई इसके लिए जितना हम कर सकते हैं वो हमने, मेरा ख्याल है उससे कहीं ज़्यादा हम कर सकते हैं। मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इंगेज हूँ, मतलब पॉलिटिकल पर्सनल भी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। हम कुछ NGOs हैं उसके साथ भी मैं काम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। अब जैसे कोविड आया था, आपको याद होगा कैसे हालात हो गए थे। उन हालात में भी हमने घर से निकल कर मास्क पहनकर, ग्लव्स पहनकर, हमने जो हमसे हो सकता था हमने लोगों के साथ हेल्प की। हम जब तक निकलेंगे नहीं बाहर, लोगों को क्या पता चलेगा कौन हमारा हेल्पर है, कौन हमें गाइड करने वाला है। अब मुख्तलिफ NGOs के साथ मैं जो काम कर रही हूँ, मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। गोशाई मशल के नाम से एक NGO है, इनर व्हील इंटरनेशनल कॉस्मोपॉलिटन क्लब है, उसके साथ मैं इंगेज हूँ। इसके अलावा मैं अपने ओन पर भी जो सोशल वर्क कर सकती हूँ ऑनरेरी, वो मैं कर रही हूँ। देखिए सोशल वर्क तो बहुत सारे हैं, आप किसी की मदद किसी भी लिहाज से करें, लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ा रूट कॉज प्रॉब्लम नज़र आता है, कुछ लोगों को एजुकेशन में नज़र आता है, कुछ को हेल्थ में नज़र आता है, कुछ को चाइल्ड केयर में नज़र आता है। तो आपका फोकस पर्सनली वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि हम वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी ख़वातीन एम्पावर होंगी, उनको स्किल होगा, हाँ, तो वो कुछ कर सकेंगी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। बिल्कुल, क्योंकि एक माँ एजुकेटेड है तो पूरा ख़ानदान, अगली नस्ल भी क्वालिफाइड। तो मुझे ये बताइए, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए? अगर हम सिर्फ ये बात ना करें कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इक़दाम होने चाहिए, हमें बहुत बड़ी बड़ी अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए, हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करें जो एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो उनको आपस में क्या इस तरह की बाहिमी जो है वो करने चाहिए हैं कि उनको बैठना चाहिए, हर चीज़ अपने आप से डिस्कस करनी चाहिए। मोहल्ले में क्या हो रहा है, सिक्योरिटी इशूज़ हैं, पानी का इशू है, गंद उठाने का, कचरा, हाँ, तो क्या आपको लगता है कि कम्युनिटी लेवल पर खुद इंडिविजुअल्स को क्या कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए? बिल्कुल, ज़रूर फर्स्ट स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है। इंडिविजुअली या हम कंबाइन जिस तरह भी काम कर सकते हैं, हमें इस तरह करना चाहिए कि एक सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए विदाउट एनी हेसिटेशन और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा फर्क रखेंगे ना, नहीं वो ऐसा है, वो ऐसा, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये नहीं करना। अगर आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, और जैसे आज एक दिन है कि हमने म्यूचुअल एड का दिन है, तो इसमें एड देने के लिए हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो ये, एक दूसरे के साथ आप राब्ते में रहें। आपकी जो एक स्ट्रीट है, आपकी एक सेक्टर है, जो कम्युनिटी है, आप मिलें एक दूसरे के साथ और पॉजिटिवली मिलें। ये नहीं कि मिल के पीछे किसी की बैक बाइटिंग करना, ऐसे नहीं, बल्कि कोई प्लानिंग करें, पूछें कि आपको क्या इशू है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाज़ लोग होते हैं शाय होते हैं, इज्जत के मारे नहीं बताते हमारा ये मसला है, अच्छा नहीं लगता, तो इस चीज़ को ऐसा समझना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी मसले होते हैं। आप इसका दूसरा हैंड अगर देखें, और इसके ऊपर भी अवेयरनेस जनरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिन लोगों को हेल्प चाहिए, अगर मदद मांगनी पड़ती है तो इसमें भी कोई आर महसूस नहीं करनी बिल्कुल चाहिए। नहीं। देखिए, आप किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, अवेयरनेस भी एक हेल्प में आ जाती है, अच्छी गाइडेंस भी किसी से लेना। आप मुझे अच्छा गाइड करेंगे तो मेरी कोई नाक नीची नहीं हो जाती। If I'm looking for a job और वो आपके सर्कल में हो, बिल्कुल, तो आपको हेल्प करनी चाहिए, और मुझे हेल्प के लिए मांगना चाहिए अगर मुझे पता है कि आप ये कर सकती हैं। हाँ, फिर वो आपका ज़र्फ है कि आप उसको करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपको खुद अपना रास्ता तलाश भी करना पड़ता है ना। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की कि हमारा ज़र्फ है, हम कितने ज़र्फ के हैं मालिक, ये भी पता चल जाएगा। और ये तो देखिए सदका जारिया है, इसी तरह हमारे इस्लाम ने हमें तालीम दी। हमारी बेसिक जो इस्लामिक एजुकेशन है वो यही है, हेल्प करो, मदद करो।
और कोई फ़र्क ना रखो अमीर और गरीब। यहाँ तक कि अल्लाह ने यहाँ तक फरमा दिया कि वो गोरा और काला रंग को भी अहमियत नहीं देता अल्लाह, वो कहता है तकवा को हम देखते हैं। आपको लगता है कि अवेयरनेस जितनी जनरेट की गई है थ्रू मेन स्ट्रीम मीडिया, डिफरेंट एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स और आप जैसे एक्टिविस्ट्स की तरफ से भी, तो फ़र्क पड़ा है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ? बहुत फ़र्क पड़ा है, यकीनन फ़र्क पड़ा है। अब जहाँ मैं काम कर रही हूँ, हम तो ऑनरेरी हैं, आपको पता है, विदाउट एनी सैलरी, विदाउट इवन ए सिंगल पेनी वी आर वर्किंग, और बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ा है। अब हम जहाँ काम करें वहाँ पे हमने ग्रूमिंग सेंटर भी खोला हुआ है। ग्रूमिंग सेंटर मीन्स पार्लर है, उसमें वो हम सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं, स्टिचिंग है, कटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, हैंडीक्राफ्ट है, और एजुकेशन है। हमारा स्कूल चल रहा है, पहले मैट्रिक तक था, अब FA भी है। और वो लड़कियां जो गरीब कम्युनिटी की, जो अफोर्ड नहीं कर सकती, फीस नहीं दे सकती, जो यूनिफॉर्म नहीं कर सकते बच्चे, सिर्फ लड़कियों के लिए हमने खोला, सिर्फ बच्चियाँ हैं वहाँ पर, मुझे टीम भी हैं, हर तरह की हैं, लेकिन वो गरीब कम्युनिटी है। अब उनको हम हर चीज़ सिखा रहे हैं, उनको हमने ट्रांसपोर्ट भी दी हुई है, हमारा अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और बहुत कम पैसों में। बाज़ लोग तो पैसे भी नहीं दे रहे, तो वो भी हम नहीं लेते, उनको बैग्स भी दे रहे हैं, एक्सेसरीज भी दे रहे हैं। मुझे बताइए कौन कौन से इलाकों में आपने ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं वो देखे हैं, कि मतलब कौन सी इलाके हैं, ठीक है, दूर दराज के इलाके हम कह रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ हैं वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, वुमेन की एजुकेशन के हवाले से, जो ज़्यादा जो लोअर तबके हैं, जहाँ गाँव आबादियाँ, कच्ची आबादियाँ, जैसे बरी माम हो गया, छोटे छोटे गांव हैं, सैदपुर गांव हो गया, इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ, पंजाब में भी, तो वहाँ क्या एजुकेशन के मसाइल ज़्यादा हैं, या चाइल्ड मैरिजेस, या चाइल्ड लेबर, या किस तरह के मसाइल? वैसे सारे ही मसाइल हैं, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, सब चाइल्ड पॉवर्टी या लैक ऑफ एजुकेशन? लैक ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस भी कह सकते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो पुअर कम्युनिटी है ना, उनकी लेडीज थोड़ी अभी भी शाय हैं बहुत ज़्यादा, मर्दों के आगे नहीं जाना। पॉवर्टी भी है, सब कुछ है। बिकॉज वहाँ पर भी देखें, अगर हम बात करते हैं बाराको की, एक इलाके की, बहुत सारा उधर आपको गरीब इलाका या मुतवस्सित तबका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुतवस्सित तबका भी, वहाँ पर बहुत अमीर तबका भी मौजूद है, इस्लामाबाद के पुराने रिहायशी। सो यहाँ पर लेकिन उनके बच्चे बड़े एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सो इट मीन्स कि पॉवर्टी इज द मेन कॉज जहाँ पर प्रॉब्लम्स आके रुक जाती हैं। पॉवर्टी तो है हमारा, तो अब जो हमारा अभी जो हालात जो चल रहे हैं हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली उसमें तो ये रेशो बहुत बढ़ गई है। ठीक है, अच्छा, हाउ डू यू सी द कल्चर इज प्लेइंग हिज रोल, खास तौर पर जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की? कल्चर हमारे जो मुल्क का है, एंड वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, सो क्या कल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है या एक बैरियर है टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट? कल्चर हमारा बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, अगर हम बात करें, वैसे जो पाकिस्तानी कल्चर है उसको हम अगर पॉजिटिवली लें और अच्छी तरीके से उसको लेके चलें तो हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी है ना, कुछ सोच ऐसी होती है, नैरो माइंडेड होते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। आज भी हम लोग कहते हैं जी, हम जब वीमेन डे मनाते हैं 8 मार्च, तो हम कहते हैं जी आज ये हो गया लेडीज़ को, लेकिन अभी भी हमारी जो ख़वातीन हैं वो उस तरह एम्पावर नहीं हो सकी, अभी भी बहुत कमी है इसके पीछे। तो हमारा कल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हमने पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपको लगता है मैनिपुलेट किया जाता है कल्चर को? हाँ, क्योंकि हमारी जब तक हमारी ख़वातीन को एक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा ना, हमारी बहू बेटी को एक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी कि हम घर से निकलें बेफिक्र होकर, मैं अपनी छोटी बहन को, अपनी बेटी को भेजूं, बेफिक्र हो जाऊं कि हाँ वो गई है, और अगर मैं पीछे टेंशन में रहूंगी तो फिर क्या होगा, हमारा कल्चर कहाँ गया? आपको नहीं लगता कि हम लोग कल्चरल वैल्यूज़ को सेकंड करेंगे मुझे, कि हम कल्चरल वैल्यूज़ को इस्लाम से जो है बिला वजह का जोड़ देते हैं? वो होती हमारी कल्चरल वैल्यूज़ है, लेकिन हम उसे दूसरे को कन्विंस करने के लिए ये कहते फुल एक हेड ऑफ द फैमिली, या भाई है या बेटा है या मर्द है, माँ बाप है, दादा नाना है, अब उनकी सोच पे डिपेंड करता है ना। अब अगर आप हैं, आपने पूरा ख़ानदान चलाना है, बेटियों ने लड़कियों ने उसका ख़ानदान नहीं चलाना, फाइनेंशियली वो इकोनॉमिकली वो आपने चलाना है, लड़कों ने मर्दों ने। अब अगर उनकी सोच क्या है, उनकी क्या फैमिली ट्रेनिंग है, इस्लाम को वो किस नज़र से देखते हैं और किस चीज़ को रिलेट करते हैं इस्लाम की टीचिंग्स के साथ,
इस्लाम देखे जबर नहीं कहता, इस्लाम में जबर नहीं है। कुरान पाक में साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है इस्लाम में जबर नहीं है। चाहे आपने मज़हब बदलना है, आपने शादी करनी है, आपने एजुकेशन लेनी है, आपने ट्रेड करनी है, आपने कुछ भी काम करना है, हम चूँकि बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि हम लोग किसी को यहाँ तो आगे बढ़ता नहीं देख सकते। हमारे पास लेग पुलर्स बहुत है, गाइड अच्छा गाइड करने वाले आगे बढ़ता हुआ तो चले हम एक कलीग की हम या जिसको कह लेते प्रोफेशनली राइवलरी में किसी को आगे जाता हुआ नहीं देख सकते, या हम लोग आपस में मसला आ जाता है बहुत सारी जगहों पे फाइनेंशियल कंडीशन का कि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ और इसको बहुत अच्छी जॉब एकदम से मिल गई है, तो ये भी प्रॉब्लम एक है जिस वजह से लेग पुलिंग होती है। लेकिन तीसरा आंसर जो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है वो होता है अपनी इज्जत पे बात ले जाना, और आपको जो है वो आपकी जो मर्दाना ईगो है, ठीक है, मेल ईगो, वो जाग जाती है कि खातून मेरे घर की क्यों बाहर जाके काम कर रही है, एंड शी इज गोना इंटरेक्ट विद अदर मेल फिगर्स एज वेल। सो बहुत सारी एम्बिग्विटीज या एग्जैक्टली वो हो जाती है। और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा इसके ऊपर भी आप बात करें कि वर्ल्ड म्यूचुअल एड डे पर ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम बाहिम्मत लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करें कि आपको जितनी भी मुश्किलात हैं उससे आगे बढ़कर हम आपकी मदद करते हैं, आपके कारोबार में या आपकी जॉब क्रिएशन में या व्हाट्सएवर टू योर एजुकेशन। हम उनको पैसा ना दें और पैसा दे के हम उनको इस काम पे ना दें, स्किल दें, आइडियाज दें, उनको स्किल दें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें ताकि वो आगे बढ़ सकें। एग्जैक्टली। और ये बहुत आसान है, अगर आपसे कोई एक आम शख्स आता है पैसा मांगने के लिए, आप उससे अपनी गाड़ी जो है वो साफ करवाएं और उसको पैसे दें। हाँ बिल्कुल, मेहनत कर रहा है तो उसको उसकी उजरत देनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं, क्योंकि हमने किसी को भिखारी नहीं बनाना पैसे दे देकर, हमने भिखारी नहीं बनाना। उसको आदत पड़ जाए और वो मेहनत करना छोड़ दे और वो सीखने का कोई चांस है तो उसको छोड़ दे, नहीं पैसे तो आ रहे हैं मिल रहे हैं, चलो काम चल जाएगा। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कोई अच्छा चांस है, तो आप ज़रूर सीखें, और सीखने में कोई आर नहीं है। बल्कि ये जो एड जो ग्रांट्स हमारे गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, मेरे ख्याल से अगर उस पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन तश्कील दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को बहुत स्किल्स मिल सकती है और वो आगे उस स्किल्स को फैला सकते हैं। नजम ने जो बात की ना मैस्कुलिनिटी चैलेंज होने की, मैं यही पूछना चाहूँगी इन दिस वे कि मैं इसको अगर रिफ्रेश कर दूँ, बहुत सारी ख़वातीन को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और उनके हस्बैंड या उनके जो घर का सरबराह होता है, जो डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, वो उनके सपोर्ट में उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो कुछ ख़वातीन ऐसी होती है जो उसका बेजा इस्तेमाल या फिर नेगेटिव इस्तेमाल भी हमने देखा है। मैं खुद खातून होते हुए मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मर्दों को टारगेट नहीं करना चाहती। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो उस चीज़ को जो है वो नेगेटिव उसमें लेती है कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बन गई हैं और वो ज़्यादा कमाती है तो वो अपने हस्बैंड उस फ्रीडम को मिसयूज करना, उस पर आप क्या कहेंगी? ऐसे केसेस इस तरह के आपने देखे हैं मुआशरे में हमारे? बिल्कुल, ये तो ह्यूमन नेचर है ना, हमारे लोगों में यही तो खराबी जिसकी वजह से मैं समझती हूँ हम आगे तरक्की नहीं कर सकते, हम वहीं पे स्टक होके रह गए। जब एक्सट्रीम पे कोई चीज़ चली जाती है ना बेटा, तो फिर वो खराबी का बाइस बनती है। चाहे वो एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई तो इंसान में ज़रूर गुरूर आता है, ह्यूमन नेचर है ये। खूबसूरती, सही कह रही हैं, वो भी पैसा, ये सब फसाद की जड़ है बेसिकली। इत्तेदाल पसंदी का इसीलिए तो दीन में हाँ, अब मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फैमिली सपोर्ट है, फैमिली की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से। मेरा बेटा माशाल्लाह एडवोकेट है, वो मुझे सपोर्ट करता है, मेरी बेटी मुझे सपोर्ट करती है। ज़ाहिर है मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट करती है तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ आपके साथ। ये फ्यूल है आपका। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं घर में कैसी हूँ उनके साथ, कि मैं भी अब प्राउड हो गई हूँ या मैं उनको लिफ्ट नहीं करा रही या मैं ऐसे ऐसे बातें कर रही हूँ और मेरी नाक अब होती है, मैं इस तरह हो गई। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं किस तरह उन सब की इनका जो सब क्या कहना चाहिए, उनकी जो सपोर्ट है उसको मैं किस तरह लेके आगे चलती हूँ। मैंने खुद कैसा एनवायरनमेंट बना दिया है, या मेरी जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनके साथ कैसी हूँ। तो गुरूर कभी नहीं करना चाहिए, तकब्बुर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आपके अंदर ये है लोगों की मदद करने का जज्बा और हमदर्दी, ये आपने अपनी फैमिली के अंदर भी मुंतकिल किया और उनके? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मेरे बच्चे सपोर्ट करते हैं मेरे साथ, बिल्कुल करते हैं। मेरा बेटा बताया ना लॉयर है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके पास जब केसेस आते हैं तो उसको मैंने शुरू में कहा था कि देखो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हर एक से फीस भी नहीं ले सकते हम ना, तो जहाँ आपको कंसेशन करना चाहिए वहाँ लाजमी करो। और जो मेरे रेफरेंस से जाते हैं तो वो तो कहते हैं जी हमारी ये कर दे, हमें तो ऐसी कर दें आप आपकी,
तो इस तरह भी है, मतलब हेल्प है ना, बिल्कुल चलो होता है। बाकी अल्लाह देने वाला, अल्लाह की सही ज़ात बात है। देने और वाला आप है। किसी की मुश्किल बहुत आसान करती हैं, क्योंकि लीगल मैटर्स आपको पता है बहुत किसी को complicated इंसाफ हो की जाते हैं। फराहमी दिलाने में हर अगर दफ़ा आप Well- लगते हर हैं। दफ़ा किसी को कंसल्ट करने के लिए हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि फीस ली जाए, सही बात है, कंसल्टेशन हाँ, चीज़ exactly। कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना सीख चाहिए अल्लाह मशवरा देना वास्ते। भी हाँ सवाब है। क्या बहुत- मैसेज देना Yeah, चाहेंगे yeah, जाने से पहले please। हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी बच्चियों को? बस हमारे बच्चे बस सीधे रास्ते की तरफ चलें, लड़के हैं या लड़कियां हैं, लेफ़्ट राइट बिल्कुल ना देखें। जो उनके बुज़ुर्ग उनको नसीहतें करते हैं उनको सुने, उनको समझें और उस पर अमल भी करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है। और आज के दिन के हवाले से ये बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि आप लाजमी एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, और अगले को कोई डर खौफ है तो उससे पूछें, क्वेश्चंस करें एक दूसरे से। बाज़ लोग नहीं बताते शर्म के मारे, डर के मारे, तो एक दूसरे को आप सिक्योर करें, ना कि आप एक दूसरे के ऊपर हरासमेंट वाली बात आए। जैसे हमारे केसेस होते हैं, लड़कियां नहीं जा सकती, लड़के छोटे बच्चे भी नहीं जा सकते। हम फिक्र करते हैं, हमारी जब तक ये फिक्र रहेगी हम लोग ना आगे बढ़ सकेंगे। हमारी यूथ को चाहिए कि वो पॉजिटिव सोच रखें, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं। इन्होंने ही हमारे पाकिस्तान को लेके आगे चलना है, इन्होंने ही एक ख़ानदान को लेके आगे चलना है। हम आज हैं, हम कल नहीं है, सही बात है। हमारे बच्चे होंगे, आगे उनके बच्चे होंगे। Well, तो इसलिए बस बहुत बहुत सीधे रास्ते की तरफ Thank you चलो। so very लुबना साहिबा, much, आपके आने के लिए लुबना बहुत कुरैशी अच्छा साहिबा लगा आपका। आपसे बात करके। और इसी तरीके से बस ख़वातीन और हज़रात, ये मैसेज जो इनकी तरफ से आया वही हमारी तरफ से भी मैसेज है। कोशिश करें जिसकी आप मदद कर सकती हैं उसकी मदद करें, क्योंकि अगर आप मुझे डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक बात याद आती है कि अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपके पड़ोसी को कोई चीज़ चाहिए और आप उस तक वो पहुँचा ना सकें, तो फिर आप नमाजी हो सकते हैं, आप जो है वो हाजी हो सकते हैं, सब कुछ, लेकिन आप एक अच्छे इंसान और एक बेहतर मुसलमान नहीं हो सकते। बिकॉज एक मुसलमान होने की बहुत सारी ट्रेड्स हैं, जिनमें एक ये ट्रेड बहुत ज़रूरी है कि आप इंसानी हमदर्दी रखें। और हुकूकुल्लाह से पहले और दूसरी हुकूकुल चीज़ है। ये कि कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को जितना हो सकता है बैलेंस में गुजारें, और इत्तेदाल पसंदी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी हवाले से कि किसी खुशी में जो है वो हज़रत अली का भी फिर अगेन कॉल है कि खुशी में कोई आप जो है वादा ना करें और गुस्से में कोई डिसीजन ना करें, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं, इसीलिए एक्सट्रीम सिचुएशन से जो है वो मना किया गया है। लेट्स टेक अ ब्रेक जी, हमारे साथ रहिए, वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट को हम डेडिकेट कर रहे हैं मौसीकी के नाम, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे गुलकार, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने रोमांटिक म्यूज़िक की अगर हम बात करें, या सूफ़ी जॉनरा की बात करें, कव्वाली की बात करें, हम लोग पॉप और फ्यूजन जैसे मुख्तलिफ मौसीकी के अंदाज़ में अपने मुनफरिद जो है वो शनाख्त कायम की है। और वैसे भी जब हम देखते हैं कि जहाँ पर इतनी टेंशन है, इतनी सब चीज़ें हैं, तो इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कम मौक़े हैं, उसमें एक सिंगिंग ऐसा ज़रिया है और मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सुकून हासिल कर सकते हैं, चाहे वक्ती ही सही, लेकिन आपकी मेमोरीज़ के साथ जुड़ा होता है म्यूज़िक। आप हर चीज़ कायनात की रिदम में है, और इसी रिदम के साथ जब आप चलते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। इसलिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जॉनरा से अपने आप को एसोसिएट करते हैं एज ए सिंगर, और फिर एज ए लिसनर भी आप अपने आप को कोई ना कोई जॉनरा, किसी को क्लासिकल पसंद है, किसी को जैज़ पसंद है, किसी को जो है वो आजकल EDMs हैं वो पसंद है। तो हर किसी का एक अपना अपना जॉनरा है, लेकिन ये शख्सियत अपनी पुरसोस आवाज़ और दिल में उतर जाने वाले अंदाज़ गायकी और शानदार परफॉर्मेंस, बिकॉज एक आर्टिस्ट जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पर उसकी आवाज़ अच्छी है वहीं पर व्हेन यू हैव टू गो विद द पब्लिक, तो वहाँ पर उसको अपनी पब्लिक अवेयरेंस में, अपनी परफॉर्मेंस में भी एक शानदार जो है वो रखना पड़ता है जज्बा, और अपने अंदर एक जो है ना वो भरपूर एक्साइटमेंट रखनी पड़ती है, और वो भी इनकी परफॉर्मेंसेस में आपको नज़र आती हैं। पाकिस्तान के उभरती हुई नुमाया आवाज़ों में से एक आवाज़ हैं, प्रॉपरली सीख रहे हैं, और उन्हें पाकिस्तानी मौसीकी के एक नए दौर में जो है नुमाया फ़नकार बनाती हुई उनकी जो है वो आवाज़ और उनका रियाज सामने आता है। सो आइए आपको मिलवाते हैं उन शख्सियत से, और उनसे कुछ सुनेंगे भी, उनकी जर्नी के हवाले से भी आपको बताएंगे, और पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री पे थोड़ी सी उनसे डिस्कशन भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उसामा हाशमी।
अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से हैं आप? ठीक हैं। और उसामा के साथ हमारे एक और म्यूजिशियन दोस्त मौजूद हैं जो कि गिटार पे इस वक्त मौजूद हैं, गिटारिस्ट हैं इलाइजा अमानत। अस्सलाम वालेकुम इलाइजा, खैरियत से आप? ठीक हैं। वेल, थैंक यू सो मच यू बोथ फॉर कमिंग। उसामा, माशाल्लाह से जिस तरीके से आप सीख रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, ज़रा थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में पहले बताइएगा। कैसे आगाज़ किया? बचपन से शौक था और फिर सीखने की तरफ का? या मौसीकी के घराने से ताल्लुक है? नहीं, हाँ। पहले तो बात है कि हमारा घराना जो है टोटली मजहबी है, हाशमी सैयद है हम लोग, तो वहाँ तो कोई ऐसा गुजर मौसीकी का है नहीं। डेफिनेटली आई एम द फर्स्ट वन जो मेरी फैमिली में से इस तरफ गया। मैं समझता हूँ कि जो एक बात हमेशा म्यूजिशंस करते हैं जी कि बचपन से गा रहे हैं, तो उसकी बुनियाद ये कि आप कहीं ना कहीं जब बाय बर्थ आर्टिस्ट होते हैं तो दैट इज़ कि वो चीज़ आपके अंदर पनप रही होती है, चल रही होती है कहीं ना कहीं। तो बचपन से तो डेफिनेटली आई वाज सिंगिंग इन द स्कूल। फिर मैं जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया तो टॉप नोच में था जब गाता था। स्टार्ट नाच से किया था। नाच गाता था। काफ़ी सिंगर्स की जर्नी में ये चीज़ बचपन आती से है। अगर शुरुआत होती तो नाच से ही होती। हाँ जी, ऐसी है। फिर उसके बाद घरेलू महफिल में किसी शादी वगैरह में घर वालों ने बिठा देना, तुम गा लो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी। फिर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर जब कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह गए, वहाँ गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर दिल किया कि यार व्हाई शुड नॉट आई हैव स्टेप्ड इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। लेकिन फिर वो ज़िंदगी लाइफ के मसाइल भी थे। पाकिस्तान में पता है कि म्यूज़िक में बड़ी स्ट्रगल है। सही बात है। तो फिर बिजनेस में आए। फिर मैं पिछले 8 साल से सीख रहा हूँ बेसिकली, जब मैंने प्रॉपर सिंगिंग सीखनी शुरू की। तो आपने क्लासिकल सीखना शुरू किया? बिल्कुल। जो मेरे उस्ताद शबी सेन साहब हैं, वो मियाँ तानसेन साहब के घराने से ताल्लुक़ है, 18वीं जनरेशन से। और उनसे मैंने प्रॉपर रागदारी हारमोनियम पे जो एक बेसिक है, ग्राउंड है जो रियलिटी है म्यूज़िक की, वहाँ से मैंने सीखा। लाइक राग एमन, राग भैरवी, राग जो भी डिफरेंट राग हैं। सीखते फिर हम लोग, मैंने कि कव्वाली टीम में शामिल हुआ। फिर पहले बैक वोकलिस्ट था, फिर लीड वोकलिस्ट में आया, फिर अपना सोलो शुरू किया। सो हर सिंगर को एक ना अपनी निश फाइंड करते हुए भी एक सोचना पड़ता है, और फिर अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड बहुत सारे म्यूजिशियंस भी चल रहे होते हैं। सो आपकी निश क्या है और कैसे आइडेंटिफाई? पहले से आपको पता था कि मेरी निश यही है, मुझे इसी चीज़? देखिए, अगर मैं अपना बैकग्राउंड देखूँ, वो नात ख्वानी से तो थोड़ा बहुत सूफीज़म है, पर्सनैलिटी के अंदर भी है, ऑब्वियसली वो आ जाता है उधर से, फैमिली का भी है। लेकिन ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं खुद एक सिंगर हूँ, वर्सटाइल हूँ। मेरे जब कॉन्सर्ट्स होते हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं, आई यूज़ टू सिंग गज़ल्स, आई यूज़ टू सिंग कव्वाली, पॉप में भी गा लेते हैं। तो वैसे मुझे पसंद पॉप है। ठीक। लाइक जो एक लाइट म्यूज़िक, आप कभी रात को अपने कमरे में हेडफोन लगा कर बैठे हुए हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, कहीं खो गए हैं किसी वादी में, किसी पहाड़ में, दरिया में, वो म्यूज़िक बेसिकली। so, उसमें आपके कौन से जो है वो आइडियल्स रहे हैं, पाकिस्तान या इंडिया, दोनों से कोई भी अगर रहा हो तो? देखिए, इंडिया में तो अरिजीत, हाँ, मतलब नो डाउट। और जो उनका बेसिकली गला है, वो एक फील। पाकिस्तान में तो शुरू से स्ट्रिंग्स दे आर डूइंग वेरी गुड, जुनून वेरी गुड, मतलब इन्होंने फील दिया। और जुनैद साहब, जुनैद शेख साहब मरहूम जो है, उन्होंने बहुत अच्छा। फिर आतिफ साहब आए। आतिफ साहब ने तो खैर वो एरा ही चेंज कर दिया सारे का सारा। तो मुझे उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन है। बाद में अभी जो नए बैंड्स हैं, उसमें तो मैं किसी का इतना खास जिक्र नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि सीखे हुए पुराने लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गिटार पकड़ा कि रील आपकी वायरल होगी, आप निकल गए। लेकिन एक ट्रैक करने के बाद डोंट हैव एनी अदर थिंग टू बी सिंग, तो फिर आप वहीं रुक जाते हैं। हमें उस्ताद जी ने सिखाया कि आपने जो चीज़ भी गानी है, वो ऐसी गानी कि 10 साल बाद कोई सुने तो वो सुने, और आपका नाम जिंदा रहे कहीं ना कहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने शुरुआत की थी तो चूंकि आपने बताया आपकी मजहबी घराने से थोड़ा ताल्लुक है, तो फैमिली हमेशा ना होती है, ये एक फैक्टर वो प्ले करते ही हैं। हम सब की फैमिलीज ने भी किया हुआ है। तो शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखते साथ ही आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया या फिर अगेंस्ट रहे? शुरू में डिक्लाइन था, इट वाज अ मेजर डिक्लाइन। मेरे दोस्त अहबाब बड़े खुश होते थे, और मुझे प्रोवोक भी उन्होंने ही किया। और करते करते करते, मेरी सिस्टर एक ही है, एक मेरी बहन है, तो वो बड़े ख़िलाफ़ थी ना कि बाबा फोत हो गए हैं, तो वो भी कहते होंगे तुम क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा ना। तो फिर कुछ कज़न्स वगैरह ने देखी मेरी रील्स, मेरे रिकॉर्डेड ट्रैक्स, तो उनसे मुलाकात थी, उन्होंने बड़ा प्रोवोक किया, तो बड़ा अच्छा कर रहा है। फिर अब मुझे फैमिली में सिंगर ही जानते हैं यार। आपकी इमीडिएट फैमिली ने सिर्फ जो है वो ये शो किया, वरना इमीडिएट फैमिली फिर भी आपके साथ हो जाती है, आगे वाले रिश्तेदार नहीं जो है वो मान रहे होते हैं, उनका ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। इमीडिएट फैमिली भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अच्छा, सो अब आप अपने ट्रैक्स पे काम वगैरह कर रहे हैं? मेरे अभी तक ऑफिशियली 5 ट्रैक्स आ चुके हैं,
और अभी रमज़ान शरीफ में एक कवाली है भर दो चोली मेरी या मोहम्मद, उसका हमने रिप्राइज वर्जन किया। उससे पहले मेरा एक ट्रैक सूफ़ी ट्रैक आया था बुल्ला सूफ़ी संत, वो किया। उससे पहले हैदरियम किया, परचम के साए किया। अभी हमने एक और नसर साहब का ट्रैक रिमिक्स किया है, वो रिकॉर्डेड है, उसकी हमने वीडियो करनी है, इस मंथ में लॉन्च करना है। इसके आगे जो ट्रैक्स पे मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि इसमें मेरे उस्ताद जी से बड़ी बहस भी होती है, वो कहते हैं क्लासिकल करो। मैंने कहता हूँ जी जेंजीज़ का दौर है, कोई एक ऐसा कर दें कि जो बहुत ही निकल जाए तो बंदा फिर आम फहम जो लोग इजीली गुनगुना सके उस चीज़ में ना, थोड़ा रिलेटेबल भी ज़्यादा हो जाता है ना एक्चुअल ज़िंदगी से। अच्छा मुझे ये बताएं, गाना सुन पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आप किसी का कलाम जो है वो लिखते हैं या आपने स्पेशली राइटर्स रखे हुए हैं फॉर दिस पर्पस, या आपके अपने जहन में भी जो आता है उसको उतार लेते हैं कागज़ पर और उसको गुनगुनाने की भी कोशिश करते हैं? मैम फ्रेंकली स्पीकिंग तो एक टाइम था मैं पोइट्री सुनता भी था, करता भी था, अभी सुन लेता हूँ। एक्चुअली जब कारोबारी लाइन में जाते हैं, फिर म्यूज़िक को साथ चलाना, फिर डेली रियाजत करना, जैमिंग, इट्स अ बिग डील। 24 घंटे अपने डिवाइड करें। फिर मेरा शुरू में सुबह के टाइम ट्रेनिंग भी है, जिम वगैरह भी है, तो मैं खुद लिख नहीं पाता, बट ये है कि मेरे उस्ताद जी मेरे लिए लिखते हैं, ठीक, और उनके लिरिक्स गाता हूँ तो लोग वाकई कहते हैं किसी ने कुछ लिखा है। माशाल्लाह। तो हम बिल्कुल ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ सुनाएं हमें प्लीज़। बिल्कुल, मैं आतिफ साहब का बड़ा प्यारा गाना है होना था प्यार, वहाँ से स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल ज़रूर सुनाएं आप होना था प्यार। बोल फिल्म, क्या फिल्म थी? वेरी नाइस। ओके, सो ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि आप जो है वो सीख भी रहे हैं। ये बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि लोग सीख नहीं रहे होते, तो लेकिन हाँ मुझे सीखने से ये पूछना है कि स्टार्ट में ना हर सिंगर मोस्टली गिटार से खुद ही शुरुआत करता है। आपके साथ इलाजा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप बजा रहे हैं, लेकिन आपने जो है जब शुरुआत की थी तो डायरेक्टली आपने गुनगुनाने से ही किया था? आपने कोई नहीं पहले गिटार हाँ या इंस्ट्रूमेंट कोई? मैंने बेसिकली जब मैंने रंग स्कूल ऑफ आर्ट्स किया, मेरे उस्ताद जी वो तो खैर ऑडिशन वगैरह रखते ही नहीं बंदा ना, शागिर्द करते ही नहीं, तो मैं गया तो उन्होंने कहा जब सुनाए, मैंने एक इंडियन गाना सुना दिया, तो उनकी आवाज़ तो अच्छी है, तो तुम्हारा मैं स्टार्ट हारमोनियम से करूँगा। बेसिकली जो रागदारी है ना, वो हारमोनियम के जो 7 सुर है संपूर्ण के अंदर अपने गाना होता है, तो पहले दिन से हारमोनियम, हालांकि वो मेरा जॉनरा नहीं था, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले दैट कॉर्ड्स। वहाँ से फिर हारमोनियम सीखना शुरू किया, फिर परचेज किया अपने लिए, फिर क्योंकि घर में रियाजत करनी होती है। यू प्ले हारमोनियम? यस, आई प्ले। अच्छा, तो मेरे पास पड़ा, मेरे इंस्टा वगैरह के रील्स में वो चल रहा है साथ साथ। ठीक। तो अब जाके बल्कि परसों मैंने उस्ताद जी के भाई फैज़ान सैन साहब को कहा, मैंने कहा जी आप मुझे अब गिटार भी सिखाएं, ये फ़ीस पकड़े, अब मैंने गिटार भी सीखना है। मुझे लगता है कि आपको निजी महफिल में जहाँ गाना होता है और जहाँ लोग एक स्ट्रमिंग में हम गा रहे हैं, एक लाइव सुनना चाहते हैं प्लेजेंट म्यूज़िक, तो फिर आपको गिटार आना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। खैर मेरा टेस्ट भी जो है वो हारमोनियम वाला है, ठीक है, टूवर्ड्स क्लासिक और गज़ल ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हमारी महफिलों में जो है ना वो ज़्यादा हारमोनियम जो है वो चलता है, और गिटार तो आपको हर जगह पे मिल जाता है। तो हाँ, आपकी बात इस तरह ठीक है कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस और मैसेज जो है वो गिटार के साथ बिल्कुल डेफिनेटली चल रही होती है।
इलाजो, आपसे भी वैसे पूछना चाहूँगी, आप गुनगुनाने की तरफ क्या आपका नहीं है दिल? जी, I have started my career from guitar and now I am singer as well. ठीक, अच्छा। गाने लिखता भी हूँ, कंपोजिशन भी करता हूँ। बेहतरीन, अच्छा, ये वो तो बहुत गाने अच्छी बात है। और लिखते ये हैं, म्यूजिशियन composition जो है करते ना, हैं, लेकिन उनको हाँ गुनगुनाने से उतना ज़्यादा वो नहीं है, शगफ लेकिन नहीं गिटार, है। हाँ गिटार माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा बजाते हैं। तो उसामा, आगे के प्रोजेक्ट्स क्या है? आपने बताया वैसे गानों पे भी काम हो रहा है, लेकिन आप ज़ाहिर है बता रहे हैं बिजनेस भी करते हैं, इंजीनियर हैं माशाल्लाह बाय प्रोफेशन, फैमिली को भी साथ लेके चलना होता है। एक तो ये है कि ज़िंदगी लाइफ में बैलेंस रखना कितना मुश्किल हो रहा है, और आगे के प्रोजेक्ट्स पे कितना फोकस है कारोबार के साथ साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो जब तक आप सिंगल होते हैं तो अब मैनेज कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो अभी ये है कि बिजनेस पे फोकस, डेफिनेटली एक्सपेंशन पे फोकस है, इनसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री भी है। लेकिन म्यूज़िक पहले मेरी एक डिज़ायर है। तो इसमें भी हम लोग जो फर्दर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें ये है कि थोड़ा सा जॉनर चेंज किया, जैसे मैंने बताया आपको कि एक चलत में जो गाने होते हैं जो लाइट से आम फहम होते हैं, तो अभी हम लोग फर्दर ट्रैक्स कर रहे हैं, बहुत सिंपल कर रहे हैं। लाइक उसमें क्लासिकल टच है बट हमने इतना ज़्यादा नहीं रखा जैसे पहले मेरे ट्रैक्स में था। तो अभी कुछ ऐसा ट्रैक आ रहा है आपका? बिल्कुल, अभी उस पर एक कंपोजिशन हम लोगों ने बनाई है और उसको मैंने ऑडियो तो कर लिया, उसको हम लोगों ने प्रॉपर एक कवाली को रिमिक्स किया नुसरत साहब की। इस मंथ हमारा उसका वीडियो फिर हमने लॉन्च करना। फिर जो हमारे नेक्स्ट जितने 4-5 ट्रैक हैं वो लाइट आएंगे, ठीक, वो हम रिमिक्स वगैरह नहीं करेंगे, अपने हमारे ट्रैक्स होंगे जो भी। ठीक है। तो अभी हमें आप क्या सुना रहे हैं नेक्स्ट? अभी जो है वो रांझिया पे जैन जी का बड़ा प्यारा एक गाना है, तो मैंने थोड़ा क्लासिकल टच। हाँ, बिल्कुल सही बात। बहुत क्या बहुत बात, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। बहुत खूब जो है वो, और मुझे पसंद भी बहुत है ये। एग्जैक्टली, बहुत इट्स सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक। वेल उसामा, लास्ट में कुछ आप जो है वो कहना चाहें हमारे ऑडियंस के लिए या सिंगर्स के लिए या अपकमिंग जो न्यूज़ सीखना चाह रहे हैं, उनके कोई लिए मोटिवेशन देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात पे फोकस करूँगा, कंपेल भी करूँगा, दे मस्ट हैव टू लर्न म्यूज़िक की कला को सीखें, नोट्स को सीखें, सुर को सीखें, रिदम को सीखें, पलटों को सीखें। आप यकीन मानिए कि इतनी ज़्यादा डेप्थ है म्यूज़िक में कि इंसान एक राग पे ने शायद 1 साल लगा दे सीखने में, तब भी आप नहीं सीख सकते। हाई नोट्स सीखें, लो नोट्स, मतलब आप जब गाते हैं ना, यू मस्ट बी अ लॉन्ग टर्म सिंगर। और आपसे जब कॉन्सर्ट में कोई सुनवाई से हम लोग जाते हैं तो एक टाइम पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गज़ल भी गा लें, आतिफ भी बन जाएं, आप कव्वाली भी गा लें, आप नात भी गा लें, तो हमें करना पड़ता है। तो जितने न्यू लड़के लड़कियां जो गाना चाहते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कला की तरफ आ रहे हैं, बट दे हैव टू लर्न, फिर वो स्टेज पे एक टाइम में जाएं। ये जो रातों रात शोहरत होती है ना, बंदे को बिल्कुल डाउन कर देती है टाइम पे ना, बिकॉज आप पास एक ट्रैक के बाद कुछ भी नहीं है। तो AI पे ना जाएं,
लिखवाएं गाना, उसकी रियाजत करें। हम एक गाना 3-3 महीने रियाज करते हैं, ठीक है, तो इस तरह करें और बिल्कुल आर्ट है, इसको साथ लेके चलें, पॉजिटिव एक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। वेल थैंक यू सो मच उसामा, बहुत शुक्रिया अमानत साहब के भी आने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेगमेंट हमारा है हिस्ट्री से रिलेटेड। आज हम पाकिस्तान के एक अजीम जंगी हवाबाज और कौमी हीरो MM आलम की बात करेंगे, जिनका यौम पैदाइश है, और उनको इस पर खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वन ऑफ द ग्रेट फाइटर पायलट पाकिस्तान और वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस, जिसमें हम देखते हैं कि 1965 की जंग में जिस तरीके से शानदार उनका कारनामा कि चंद सेकंड्स में 5 तैयारे जो है वो गिरा दिए उन्होंने, और ये तारीखी कारनामा जो सर अंजाम दिया वो आज भी फ़ज़ाई तारीख़ में हमेशा एक रिकॉर्ड के तरीके से देखा जाता है। और वो सिर्फ एक बहादुर जंगी हीरो नहीं थे, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए हौसला थे, आज़म थे, और उनकी रोशन मिसाली जो है वो हमेशा याद रखी जाएगी। और इसी के साथ साथ उनका नाम पाकिस्तान में हमेशा सुनहरी हरूफ से भी जो है ना वो लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही एक बड़ा नाम, बड़ी सी शख्सियत, और जाहिर है उनके नाम को ही सुन के जो है बहुत सारे लोगों को बहुत हौसला और शुजाअत और दलेरी की मिसाल मिलती है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। खुदा हाफ़िज़।